Does anybody know and did anybody read the topic of the day? आज का क्या टॉपिक है? बताओ जी, क्या टॉपिक है आज का? याद है किसी को? या आदत के हिसाब से बस लिंक आना तो क्लिक करके ज्वाइन करना ही है? Factors of the business. Okay. A very critical factor that is hurting your business growth because that is mostly ignored. मैं जैसे आपको हर बारी बताता हूं कि थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस से बात करके मैं जो उनसे डेली बेसिस पे इंटरेक्शंस करता हूं, मैं रोज दर्जनों बिजनेसेस से बात करता हूं। उनसे बात करके हर बारी मेरे माइंड में, या हर बारी तो नहीं, कई बारी मेरे माइंड में आता है यार ये इतना सिंपल सा पॉइंट क्यों मिस कर रहे हैं ये। और फिर जब मैं उनसे बात करके मेरे को रियलाइज होता है कि यार ये इतना सिंपल सा पॉइंट मिस कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि यार इस तरीके से और बहुत सारे और ऐसे बिजनेसेस हो सकते हैं, बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, लालाजी हो सकते हैं, वो भी मिस करके बैठे हो ये पॉइंट। तो फिर मैं उसके अराउंड एक सेशन क्रिएट करता हूँ और फिर आप लोगों से बात करता हूँ, तो मोस्टली मेरे को रियलाइज होता है कि हाँ, मेरा ऐसा सोचना या मानना ठीक था कि बहुत सारे लोग उसको इग्नोर करके बैठे हुए हैं। तो मेरे सेशंस जो है वो थियोरेटिकल नहीं होते हैं। आई टॉक अबाउट रियल बिजनेस, आई टॉक अबाउट रियल बिजनेस ओनर्स जिसको हम प्यार से लाला जी बोलते हैं, एंड आई टॉक अबाउट रियल मार्केटिंग एंड सेल्स चैलेंजेस एंड क्रैक देम हियर। नो इसके अंदर एक्सेप्शंस की यहाँ पर, क्योंकि मेरा ये फ्री वर्कशॉप है या फ्री सेशन है, तो मैं उसके बारे में किसी ऐसी चीज के बारे में बात नहीं करूंगा। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जितना सिंप्लीफाई करके मैं आपको उनको बताता हूं, उतना ज्यादा आपको मार्केटिंग, उतना ज्यादा आपको सेल्स के फंडे क्लियर होंगे और आपके रिजल्ट्स इमीडिएटली इंप्रूव हो जाएंगे। जैसे अभी आलोक ने शेयर करा कि मैंने एक बारी एक सेशन लिया था जब मैंने एग्जीबिशन मार्केटिंग की रियलिटी के बारे में डिस्कस करा था। अब शायद आलोक या शायद कोई उस सेशन में मेरे से भिड़ गए थे, तो क्या मतलब है कि मार्केटिंग बंद कर दें, एग्जीबिशन का कोई पॉइंट नहीं है, इतने सारे लोग बेवकूफ हैं जो इतने सारे लाखों करोड़ों रुपया वो हर साल मार्केटिंग के अंदर, एग्जीबिशन मार्केटिंग के अंदर खर्च करते हैं। फिर जब मैंने लॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करा तो उनको लगा यार बात तो मैं ठीक कह रहा हूँ। फिर जब उन्होंने जाके ऑडिट करा, देखा कि उन्होंने भी करोड़ों करोड़ों रुपया स्पेंड करा हुआ है, बट उनके करोड़ों रुपए स्पेंड करने के बाद में रिजल्ट्स तो आ नहीं रहे। और हमारे को एज ए लाला जी रिजल्ट किस चीज के ऊपर चाहिए? वो चाहिए रेवेन्यू के ऊपर और प्रॉफिट के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉफिट के ऊपर। और अगर आपने कोई मार्केटिंग एक्टिविटी करी और उससे प्रॉफिट नहीं आ रहा, प्रॉफिट तो छोड़ो, ब्रेक इवन तो छोड़ो, निरा लॉस है, 100%, 100% गारंटेड लॉस है, फिर भी आप उसको आंखें मूंद के करते जा रहे हो। तो मेरे को तो ये लॉजिक और बात समझ में ही नहीं आती। और जहां मेरे को लॉजिक और बात समझ में नहीं आती, मैं फिर भिड़ जाता हूं, क्योंकि मेरे को ये मालूम है कि यार पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना कितना मुश्किल होता है। आप इतनी आसानी से कैसे जला लेते हो? सर मैं थोड़ा 2 मिनट की शेयरिंग दूं सर, हाँ बिकॉज जी, हाँ जी, प्लीज। आपसे बात की थी, लेकिन आई आई रियली वांट टू से दिस, एंड मैं अभी आई एम अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दिस। इनकी एक फ्री सेशन में ये बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मैंने इनकी एक फ्री सेशन अटेंड की थी, उसमें इन्होंने एग्जीबिशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड ही फोर्स मी टू थिंक कि रेवेन्यू क्या आ रहा है और प्रॉफिट क्या आ रहा है। हम पैसे तो खर्च देते हैं, मैं भी करोड़ों रुपए खर्च रहा था एग्जीबिशन पे, बट आई वाज नेवर कैलकुलेटिंग माय रिटर्न पर एग्जीबिशन। अब जब मैं रिटर्न कैलकुलेट करने लगा हूं, देन आई रियलाइज कि कौन सा एग्जीबिशन हमारे लिए यूजफुल है, कौन सा एग्जीबिशन यूजफुल नहीं है। सो सर ने पार्ट स्टोरी दी। पार्ट स्टोरी उनकी ये है वो दिन के लर्निंग की, कि एग्जीबिशन करना बुरी बात नहीं है। आप एग्जीबिशन से जब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करो कि वो एग्जीबिशन पे जाने से आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है। अगर वो आप प्रॉफिट में रहते हो, द प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड कि आप 1x करो, 2x करो, 3x करो। एज लॉन्ग एज यू आर नेट पॉजिटिव कमिंग आउट ऑफ दैट एग्जीबिशन, ही सेज एग्जीबिशन करो। अगर आपको लगता है कि वो आप एग्जीबिशन करके नेट लॉस में, तो ये बोलते हैं वो एग्जीबिशन स्किप करो, और उनकी फिर वो स्ट्रैटेजी, वो मैंने पेड क्लास ली नहीं है अभी तक, बट वो दूसरी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करनी है। बट आई स्किप्ड दिस ईयर 2 एग्जीबिशन, एक दो दिन पहले हुआ था। एंड उसके अंदर आई हैव मेट द सेम नंबर ऑफ कस्टमर्स, मे बी मोर, from last 2 years ago, where I had put a stall and spent 45 lakh rupees. So I am और really जो, grateful. I'm really grateful. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इसके साथ ही साथ में आपने एक जो इम्पोर्टेंट चीज जोड़ी कि मैं उन कस्टमर के कस्टमर से जाकर के मिला, अदरवाइज में कोई तरीका ही नहीं था उनसे मिलने का।
अब ना सिर्फ मेरे कस्टमर को मैं और ज्यादा बेटर हेल्प कर सकता हूं, और ज्यादा माल बेच सकता हूं, प्रॉफिटेबली बेच सकता हूं, उस एक कस्टमर की केस स्टडी दिखा के मैं बाकी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ और कस्टमर्स ऐड कर सकता हूं, उनको भी माल बेच सकता हूं मैं। सो ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। चलो जी, आगे चलते हैं। मेरी जो पेड वर्कशॉप्स हैं उसके अंदर मैं 9 बिजनेस क्रिटिकल नंबर्स बताता हूं। बिजनेस क्रिटिकल नंबर्स या क्रिटिकल बिजनेस नंबर्स को आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको ये पता लगे कि बिजनेस अभी आपका करंटली किस स्टेज के ऊपर है। अगर आप ये नंबर्स, 9 क्रिटिकल नंबर्स, जब आप इन नंबर्स को सही तरीके से या इनको आप मैप करके या ऑब्जर्व करके या स्टडी करना शुरू करते हो, तभी आपको पता लगता है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, स्टेल हो रहा है, या डिक्लाइन कर रहा है। एंड अमंगस्ट 9 different business critical numbers, one number was LCR। ये मैं अपनी 5 months पेड वर्कशॉप के अंदर इसको डिस्कस करता हूं। एंड आई वॉज टॉकिंग टू somebody and I realized that they do not even know what is their LCR. Now, does everyone of you understand what is LCR? How do you calculate it? And how is this a critical number for understanding the growth of your business? LCR आप लोग यूज करते हैं? LCR आपको मालूम है? ओके, विकास कह रहे हैं मेरे को मालूम नहीं है। ओके, आलोक कह रहे हैं मालूम नहीं है। ओके, आपने CRR सुना होगा। CRR क्या होता है? कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न। नहीं 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 नहीं। ओके, Customer retention and And reorder. reorder. And Customer reorder. retention and reorder. हाँ, कस्टमर रिटेंशन एंड रीसेलर, रीसेलिंग या कस्टमर रिटेंशन एंड रीऑर्डरिंग। यस। सो कस्टमर रिटेंशन के ऊपर हम लोग बहुत बात करते हैं, कस्टमर रीऑर्डरिंग के ऊपर हम बहुत बात करते हैं, मगर इससे ज्यादा क्रिटिकल फैक्टर है जो आपको पिंच करता है, टॉर्चर करता है, मगर हम उस फैक्टर के ऊपर बात ही नहीं करते, और आपके बिजनेस को ग्रो करने के अंदर आपको बहुत स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस के ऊपर सोचने पे मजबूर करता है। CRR का उल्टा क्या होता है मालूम है? CRR का उल्टा होता है LCR। LCR स्टैंड्स फॉर लॉस्ट कस्टमर रेशो। अब लॉस्ट कस्टमर रेशो कैसे निकालें? बहुत ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल आपको क्रूड एंड सिंपल एग्जांपल थंब रूल मैं देता हूं कि आप कितने सालों से बिजनेस के अंदर हैं, एक पेपर के ऊपर लिखें। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन द करंट बिजनेस? लिख लिया सबने? ओके, बताओ जी, कितने कितने साल हो गए आपको करंट बिजनेस के अंदर? 16 साल। वेरी नाइस। अब आपका बिजनेस जो है 16 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, और एनीबडी एल्स मोर देन 16 साल? 20 years, sir. 20 साल? बिल्कुल ठीक है। 20 साल से ज्यादा कोई है जी? हाँ जी। 20 साल एक, 20 साल दो, 20 साल तीन, आप जीत गए अभी जी। 23। 23? अरे वाह। तो 23 साल हो गए। कोई है 23 साल से ज्यादा वाला? 23 साल एक, 23 साल दो। ओके, अब आपने क्या करना है? सेकंड जो आपने नंबर मेरे को बताना है कि इन 7 सालों में, 12 सालों में, 25 सालों में, 23 सालों में, 20 सालों में, 16 सालों में टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने रहे हैं जिन्होंने आपसे कभी भी कुछ भी खरीदा है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें ये तो मेरे दादू ने स्टार्ट करा था, मेरे पापा ने स्टार्ट करा था, मैंने तो कुछ साल पहले बीच में ज्वाइन करा है, मेरे पास तो 15, 20, 25 साल के नंबर्स नहीं हैं। कोई बात नहीं, जब से आपने स्टार्ट करा है तब से नंबर्स निकाल लो। फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे मेरे को
कि मेरे पास तो जब मैंने राहुल सर का वर्कशॉप करता उससे पहले के नंबर्स आई नहीं, हम तो मॉनिटर ही नहीं करते थे, मेजर नहीं करते थे, ऑब्जर्व नहीं करते थे, मेरे पास सिर्फ उतने ही ड्यूरेशन के नंबर हैं। जब से मैंने मेजर करना शुरू करा है राहुल सर की या ऐसे कोई मार्केटिंग या सेल्स वर्कशॉप करके, आई एम स्टिल ओके विद दैट, वहां से नंबर कैलकुलेट कर लूं। तो अब आपने बताना है कि आपके पास कितने सालों का डेटा है और आपके टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने रह चुके हैं जब से आपने ऑब्जर्व करना है, जब से आपके पास डेटा आपके पास अवेलेबल है। कैन एनीवन शेयर टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स सो फार दैट यू हैव जनरेटेड? जी अखिल। सर अप्रॉक्स 300 कस्टमर होंगे। ग्रेट, वंडरफुल। नॉट श्योर बट अराउंड 125। ओके, बिल्कुल ठीक है। मेरे केस में इट इज मोर देन 1000। 1000 से ज्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अब In my case, आपने it's कैलकुलेट करना है कि लास्ट एक साल के अंदर कितने कस्टमर्स ने आपसे बिजनेस करा। फ्रॉम दैट 1000। लास्ट एक साल में इन 1000 या 125 या 300 में से कितने कस्टमर्स ने आपको बिजनेस दिया? इट इज अराउंड 25%। आप कह रहे हो 200-250। ओके, यस, बिल्कुल ठीक है। 35-40, sir. विकास कह रहे हैं 10, 125 में से 10। हाँ जी अखिल। सर 40-50 कस्टमर। 40-50 ठीक है। ओके। हम्म। विद्या, आपको ना पूरा डेटा बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक चैट में एक मैसेज लिखोगे, फिर दूसरी चैट में दूसरा लिखोगे, फिर तीसरी चैट में तीसरा लिखोगे, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे चैट मैसेजेस आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, उसको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो आपको एक ही मैसेज में बोलना है, और लिखने टाइप करने की बजाय आप बोल भी सकते हो कि मनोज मेरे को इतने साल हो गए हैं, इतने सालों में इतने कस्टमर्स ने मेरे साथ बिजनेस करा है, और पिछले साल इतने कस्टमर्स ने मेरे को बिजनेस करा है। अब आप में से कुछ लोगों का ध्यान ऑलरेडी इस पॉइंट के ऊपर आना शुरू हो गया होगा कि अगर आपसे पिछले साल 10 कस्टमर्स ने बिजनेस करा है 125 में से, तो इट इज नॉट इवन 10%। आप में से कुछ लोगों ने बोला कि 300 कस्टमर्स में से 40 कस्टमर्स ने, 45 कस्टमर्स ने बिजनेस करा, दैट इज बेयरली 15%। फिर आप में से किसी ने बोला कि 1000 में से 200-250 कस्टमर्स ने बिजनेस करा, तो दैट इज अगेन 20-25%। Now, what this number we are calculating right now is customer retention ratio. अब इसको उल्टा कर दो, 100 माइनस ये वाला नंबर कर दो, तो आपके पास निकल करके आएगा एक नया नंबर, जिसको हम बोलते हैं लॉस्ट क्लाइंट रेशो। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, या कितने लोगों को समझ में ही नहीं आई? लेट मी नो। आ गई सर, आ गई, आ गई। क्या निकल करके आया आपका? तो कोई जना कह रहा है कि मेरा 75% लॉस क्लाइंट रेशियो है, कोई जना कह रहा है मेरा 85% लॉस क्लाइंट रेशियो है, कोई जना कह रहा है मेरा 92-93% लॉस क्लाइंट रेशियो है। ये फैक्टर देख करके कुछ हल्की हल्की अनइजीनेस या मन में हल्की हल्की पीड़ा होनी शुरू हुई है? हेलो, हाँ ना? यस सर, यस सर। बस एक ही जने को हो रही है? नहीं हो रही है सर। हाँ। बट हमारे बिजनेस में क्या होता है कि जैसे कोई मतलब कुछ क्लाइंट्स होते हैं, दे वर्क ऑन ऑन रिटेंशन बेसिस या रेकरिंग बेसिस। बट कुछ होते हैं कि उनका शॉर्ट टर्म जॉब होता है, कंप्लीट हुआ देन दे गो, उस आगे कुछ काम होता ही नहीं है। आपने मेरा ये सेशन पहली बार ही अटेंड करा है क्या, या दूसरी बार ही करा है? सेकंड टाइम। हाँ, इसलिए मैं आपको आज माफ कर दूंगा। ओके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि आपको मार्केटिंग या सेल्स या बेचने की कोशिश कब तक करनी चाहिए, तो क्या जवाब आया था? जब जब तक तक आपके फोटो पे ऊपर हार न लग जाए। हाँ, और ये पहले से ही मान के चले वो आएगा ही छोटे जॉब वर्क के लिए, फिर चला जाएगा, मेरे को क्या करना है उसके बाद? राइट।
समझ में आई बात, क्या गलती हो रही है? यस सर। हम सोच ही नहीं रहे, हम पहले ही हार मान के बैठे कि यार ये तो आई गई छोटे जॉब वर्क के लिए, इससे क्या ही बात करूं मैं। अब आप मेरे को बताओ कि आप में से कितने लोगों का ध्यान इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर ला करके मैंने एक भानुमति का पिटारा खोल दिया है और आपको लग रहा है कि शिट, ये मैं क्या कर रहा हूं इतने सालों से। कितने लोगों के मन में ये ऐसा सोच शुरू आई है होनी? यस सर, 100%। ओके। ओके, सिर्फ एक ही जने क्या हुआ है? दो, तीन, चार। ओके। हुआ है सर, ऐसा ही हुआ। तो अब आपको ये नंबर जैसे ही समझ में आएगा, इमीडिएटली इमीडिएटली आपके माइंड में ये थॉट आएगा। पंजाबी के भी थॉट्स आ सकते हैं, इंग्लिश के भी थॉट्स आ सकते हैं, मतलब पंजाबी के ज्यादा होते हैं, अच्छे इमोशनल थॉट्स होते हैं। ओके। सो अब आपको समझ में आएगा ये मैं क्या कर रहा हूं इतने सालों से। और जैसे ही आपके माइंड में आएगा ये मैं क्या कर रहा हूं, इमीडिएटली इमीडिएटली आप इसको जस्टिफाई कर दोगे, क्योंकि मैं एक्सवाइजेड इंडस्ट्री के अंदर हूं इसलिए ऐसा ही होता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में तो ऐसा ही होता है। और आप मेरे को बोलोगे कि मनोज, वट एवर यू आर सेइंग इट इज ऑल नॉनसेंस एंड बुलशिट, इट डज नॉट अप्लाई टू माय बिजनेस। दूसरे बेचारों लोगों के लिए होता होगा, मेरे बिजनेस में ऐसा नहीं होता। जैसे अभी विकास ने छूटते ही कहा कि उसका तो होता ही छोटा जॉब वर्क है, वो आता है एक बार ही अपना काम कराता है चला जाता है, काम खत्म, उसके बाद मेरे को क्या करना है उससे। यही सोच में गड़बड़ है, यही थॉट प्रोसेस में गड़बड़ है कि वो छोटे जॉब वर्क के लिए आए या बड़े वर्क के लिए आए या रिपीटेटिव बिजनेस के लिए आए, आपके बिजनेस की सीआरआर स्ट्रेटजी क्या है? सीआरआर के अंदर तीन एस्पेक्ट्स बेयर मिनिमम होने चाहिए: रीसेलिंग, अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग। उसके बाद क्या होना चाहिए? फोर्थ फैक्टर। और भी कोई कर सकते हैं चीज इनसे? पास्ट कस्टमर से या एग्जिस्टिंग कस्टमर से ले सकते हैं। रेफरेंस। यस, एब्सोल्युटली। जब तक आप ये चारों चीजें नहीं निचोड़ते, आप किसी भी कस्टमर की पूरी वैल्यू निचोड़ ही नहीं रहे। हेलो। यस। सर आपने रीसेलिंग, अपसेलिंग, थर्ड क्या बोला? क्रॉस क्रॉस। सेलिंग। क्रॉस सेलिंग। चौथा, रेफरल जनरेशन। आपने पूरी वैल्यू निचोड़ी ही नहीं। अब आप देखो किस तरीके से मैं कोरिलेट कर रहा हूं। फैक्टर मैंने आपको बताया, मेरे को लगता है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग उस फैक्टर को शायद जानते ही नहीं थे, या आपने इस तरीके से नहीं देखा था फैक्टर को। जब मैंने ध्यान आपका इस फैक्टर के ऊपर लाया, तो आप में से कुछ लोगों के माइंड में आएगा कि ये तो मेरे लिए इस तरीके से एप्लीकेबल ही नहीं है। जब मैंने बोला कि हाँ टंगा के नहीं टंगा, आपने कहा नहीं टंगा, तो फिर मैंने बोला एप्लीकेबल है, आपने कहा हाँ जी ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि मेरे बिजनेस के अंदर ये कैसे एप्लीकेबल होगा, और मेरे को आपको इस थॉट प्रोसेस के ऊपर ला करके खड़ा करना, फ्रॉम ये मेरी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं है से मेरे लिए ये कैसे एप्लीकेबल होगा, इज माई विन, इज माई विन। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो हाँ ना, मजा आ गया, एमए जी कुछ तो बोलो। कि आपको इस थॉट प्रोसेस से लेकर के उठा करके कि ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है से मेरे लिए कैसे एप्लीकेबल होगा, मैं इसको कैसे अप्लाई करूं, इज माई विन। यस सर, यस सर। तो अब मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा। अब मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजिक अप्रोच भी बताऊंगा कि अगर मैं करूंगा या मैं बताऊंगा तो मैं कैसे करूंगा या कैसे बताऊंगा। कि अब जो हमारे लॉस्ट कस्टमर्स हैं, वो 75% हो, 85% हो, 92, 93, 95% हो, वो जो लॉस्ट कस्टमर्स हैं उनको रीएक्टिवेट करा जा सकता है क्या? तो यहां से हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी जन्म लेगी, लॉस्ट क्लाइंट रीएक्टिवेशन या लॉस्ट क्लाइंट एक्टिवेशन।
पूरी की पूरी सोच आपकी बदलने वाली है आज के सेशन के बेसिस के ऊपर। और अभी मैं आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर आपने पूरी मार्केटिंग के अंदर सिर्फ एक ये चीज डिप्लॉय कर दी, आपका बिजनेस जो है मोस्टली लोगों का डबल हो जाएगा और प्रॉफिट जो है डबल से भी ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। इज एवरीवन विद मी? इज दिस मेकिंग एनी सेंस? यस सर। ओके ओके जी। तो लॉस्ट क्लाइंट रीएक्टिवेशन के ऊपर मैं बात करने से पहले आपको कुछ नंबर्स फिर से समझाना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, ताकि इस नंबर के अंदर आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बिल्डअप हो। सो जैसे हमने देखा कि 75-80%, 90% हमारा लॉस्ट क्लाइंट रेशो निकल करके आया, अभी जैसे मैंने लाइव आपको कैलकुलेट कराया था। तो टिपिकली मैंने क्या देखा है कि मोस्ट बिजनेसेस के अंदर ऑब्वियसली सारे क्लाइंट्स को आप खुश नहीं कर पाते। कुछ क्लाइंट्स आपसे नाराज हो जाते हैं किसी XYZ रीजन की वजह से। कुछ क्लाइंट से आप नाराज हो जाते हैं किसी भी XYZ रीजन से। होता है ना ऐसा, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। अब टिपिकली टिपिकली ऐसे दोनों कॉम्बिनेशंस मिला करके मैंने देखा है कि 5-7-8% के आसपास, 9-10% के आसपास ऐसा होता है कि कहीं पर किसी रीजन से आप नाराज हो गए, कहीं पर किसी रीजन की वजह से आपका कस्टमर आपसे नाराज हो गया और उसने आपसे बिजनेस करना बंद कर दिया। या फिर अब मैंने बोला कि आप नाराज हो गए, आपने उनको बिजनेस करना या उनके साथ बिजनेस के लिए अप्रोच करना बंद कर दिया। ये दोनों रीजंस मिला करके ये दोनों रीजंस मिला करके 5-7-8-10% होते हैं। अब इसका एक थर्ड सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम उनके पास जाना भूल गए, वो हमारे पास आना भूल गए। नाराज नहीं है, मैं उनसे नाराज नहीं हूं, वो मुझसे नाराज नहीं है। इट इज जस्ट दैट आई नेवर वेंट बैक टू देम एंड दे नेवर केम बैक टू अस, एंड दैट इज द biggest reason why you have your customers losing and going away from you. क्या आप में से कुछ लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं नंबर्स को? अब इन नंबर्स को आगे लेकर के चलें, इस अंडरस्टैंडिंग को आगे लेकर के चलें कि 5-7-8% 5-7-8% लोग जो है, जो हमारे से नाराज हो गए या हम उनसे नाराज हो गए। अगर यही नंबर्स दोनों मिलाकर के आपके 10-15-20-25-40% आ रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि आप शायद गलत बिजनेस में हो, या फिर आपको बिजनेस में ही नहीं होना चाहिए, या इस बिजनेस में नहीं होना चाहिए, या आपको बिजनेस में ही नहीं होना चाहिए। अगर नाराज कस्टमर्स या आप जिन कस्टमर से नाराज हैं वो ही फैक्टर जो है 10-15-20% या उससे ज्यादा का है। तो अब अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है 5-7-8% है जिसमें नाराजगी है दोनों में से किसी एक साइड के ऊपर, तो क्वेश्चन आता है क्या इसको ठीक करा जा सकता है? हाँ, करा जा सकता है, मगर मैं 5-7% के ऊपर अभी फोकस नहीं करना चाहता। मैं 90-92-95% के ऊपर फोकस करना चाहता हूं। अब यहां पर अगर आपने कोई क्लाइंट रीएक्टिवेशन साइंस या कोई क्लाइंट रीएक्टिवेशन स्ट्रैटेजी अगर आपने लगाई, हेलो, जब आपने वो क्लाइंट रीएक्टिवेशन स्ट्रैटेजी लगाई, साइंस लगाई, तो टिपिकली मैंने ऐसा देखा है कि वो क्लाइंट जो पहले आपसे पास्ट में डील कर चुके हैं, आपका प्रोडक्ट, आपकी प्राइसिंग, आपके कॉम्प्लायंसेस, आपकी डिलीवरीज, आपकी सेल्स सपोर्ट, आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस, आपकी सर्टिफिकेशन, आपका XYZ सब कुछ पास्ट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सिर्फ भूल गए थे आपके पास जाना या आप उनके पास जाना, वो रिएक्टिवेट हो जाते हैं। और 10%, 12%, 15% रिएक्टिवेशन इज वेरी 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 नॉर्मल। With strategies to reactivate your clients, you can easily reactivate lost clients which did business with you in the past but are no longer doing business with you. How many of them can be reactivated? 10%, 12%, 15% can easily be reactivated. अब अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं कि
अगर हमने देखा अभी जैसे एक पर्सन थे जिसका 92% था, 93% था उनका लॉस्ट कस्टमर, लेट अस से जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन हम इसको 90% मान लेते हैं। अब उन्होंने बताया था कि मेरे पास 125 कस्टमर्स थे, जिसमें से 10 कस्टमर्स ने हमारे साथ पिछले साल बिजनेस करा। तो इसका मतलब 115 कस्टमर्स थे जिन्होंने उनके साथ बिजनेस नहीं करा। अब अगर हम कोई रिएक्टिवेशन साइंस, रिएक्टिवेशन स्ट्रैटेजी लगाते हैं और उस कैंपेन के अंदर उस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की वजह से हम 10-12%, 8-10% अगर हम नए क्लाइंट्स, वापस इन्हीं क्लाइंट्स को जोड़ पाते हैं अपने साथ, दोबारा बिजनेस शुरू कर पाते हैं, तो 115 का 8%, 10%, 12%, 15% कितना होगा? 10% तो बड़ा आसान है, 11.5। 8% जो, वो भी 9-10 के आसपास आ जाएगा। तो अब अगर आप ये देखते हो, ध्यान से समझना इस बात को, कि एग्जिस्टिंग जो आपके पास कस्टमर है वो है 10। आपने जो है जो 115 छूटे हुए कस्टमर्स हैं उनमें से आपने मात्र 8-10% रीएक्टिवेट कर दिए। आपके पास एडिशनल 10-11-12 कस्टमर्स आ गए। आपका धंधा डबल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? यस। और साथ ही साथ में अगर आपका रेवेन्यू डबल हुआ तो प्रॉफिट डबल होगा या डबल से भी ज्यादा हो जाएगा? डबल से भी ज्यादा हो जाएगा जी। Double क्योंकि से उनको एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्योंकि जब रेवेन्यू डबल होता है तो प्रॉफिट हमेशा डबल से ज्यादा होता है। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? तो लिखो MAG। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो लिख, मे बी हैंड रेस करके आप क्लियर कर लो मेरे से, क्या पार्ट नहीं आपको क्लियर हुआ, कौन सा पार्ट नहीं क्लियर हुआ। अब इसी चीज को एक लेवल और आपकी अंडरस्टैंडिंग को डीपर लेकर के चलूं, तो आपने, बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा, मेरे को बताना कि आपने ये सुना है कि नहीं सुना है। It is far easier and profitable to do business with existing customers rather than going out and finding new ones. Yes. सुना है आप में से कभी किसी ने? It is far Manudi, more please easier repeat the and statement. profitable. हाँ Please जी, repeat लिख the लो आप। statement. हाँ, लिख लो, लिख लो। It is far more easier and profitable to do business with existing customers rather than going out and finding new ones. सुना है आपने कि नहीं सुना है ये आपने किसी ने? एक जना कह रहा है मैंने तो सुना हुआ ये, अब 2 लोग कह रहे हैं मैंने सुना हुआ ये, यस। अब 3 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, 5-6। हाँ, अब नंबर्स बढ़ रहे हैं। अब अगर आपने ये सुना हुआ है, इट इज फार मोर इजियर एंड प्रॉफिटेबल टू डू बिजनेस विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स रादर देन गोइंग आउट एंड फाइंडिंग न्यू वंस, तो कर क्यों नहीं रहे? कर क्यों नहीं रहे? कस्टमर्स तो आपके 90-90% तो टूट रहे हैं, छूट रहे हैं। किसी के 75% टूट रहे हैं, किसी के 85% टूट रहे हैं, किसी के 92-93% टूट टूट के जा रहे हैं। अब आप यहां पर मेरे को जो है ना, भिड़ के जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। मनोज, आपकी बात तो थ्योरेटिकली ठीक है, मगर दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। अब मैं उनसे पूछता हूं क्यों, तो मेरे को बोलते हैं कि सर मैं तो रियल एस्टेट के अंदर हूं, मैं तो मॉडुलर किचन के अंदर हूं, मैं तो ग्रेनाइट और पत्थर बेचता हूं, मेरा तो IVF का बिजनेस है, मेरा तो XYZ बिजनेस है। तो मैंने कहा सो, कहते हैं कि अगर किसी ने अभी, मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूं, अभी अभी मैंने किसी को घर बेचा है, तो लोग पूरी जिंदगी के अंदर एक बारी या 2 बारी घर खरीदते हैं। अभी अभी उसने घर खरीदा है, मैं उसको अगले हफ्ते या अगले दिन फिर से बोलना शुरू कर दूं घर खरीद ले, घर खरीद ले, घर खरीद ले? अभी अभी तो खरीदा है, शायद नेक्स्ट टाइम वो लाइफ में कभी खरीदेगा 15-20-30 साल के बाद। अभी से मार्केटिंग करनी शुरू कर दूं, दैट डज नॉट मेक एनी लॉजिकल सेंस। या फिर मैंने मॉड्यूलर किचन किसी का अभी अभी लगाया है, और मॉड्यूलर किचन की लाइफ होती है 7-8-10 साल, और वो पता नहीं दोबारा कब लगाएगा वो।
मैं जबरदस्ती उसके पीछे पड़ के उसको बोलूं कि मॉड्यूलर किचन लगा, मॉड्यूलर किचन लगा। या फिर मैंने अभी अभी ग्रेनाइट या लाइटिंग या एक्स या वाई या जेड अभी अभी तो सप्लाई करा है, दोबारा पता नहीं कितने सालों कितने महीनों के बाद में उसको जरूरत पड़ेगी। तो मेरे को तो तुम्हारा पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा मनोज। क्या आप में से कोई है जो इस थॉट के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं अभी? प्लीज रेज योर हैंड। हालांकि जिस तरीके से मैंने बोला है, अब हो सकता है आपके माइंड में स्ट्रगल तो चल रहा होगा, मगर आप शायद हैंड रेज नहीं करोगे, बट कर लो, अच्छा है। आपके सेक्रीफाइस के ऊपर बहुत सारे लोग लर्न कर लेंगे। या अगर सबको क्लैरिटी है, सबको बहुत ज्यादा 100% क्लैरिटी है, तो फिर हम इस पॉइंट को स्किप करके आगे चलते हैं। अ, चलो, आप लोग तो हैंड नहीं रेस कर रहे। मेरे को लग रहा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर पता करके फिर आगे चलूंगा मैं। जैसे मैंने बोला, आईवीएफ। आईवीएफ बिजनेस के अंदर एक पर्सन थे, रादर हैं, मेरे से भिड़ गए। मनोज, ये तुम्हारा बात, आपकी बात जो है ना, ठीक लग रही है मेरे को, मगर मेरे बिजनेस पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकियों के ऊपर हो सकती है। सो दिस पर्टिकुलर साइंस एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर मी। मैंने कहा, टेल मी हाउ। यू सेड कि मेरा है आईवीएफ का बिजनेस। अब एक कपल जिनको बेबी करना है, मगर नहीं हो पा रहा, अब मेरे पास आए, मैंने उनको बेबी करवाने में हेल्प कर दी, उनका बेबी हो गया। अब क्या मैं, मतलब उसको क्या बोलूं, क्या बेचूं, मतलब कैसे बोलूं उसको कि मतलब नेक्स्ट बेबी के ऊपर 30% ऑफ, या एक गर्ल चाइल्ड के साथ बॉय चाइल्ड लेना हो तो आपको 50% ऑफ, अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग, रीसेलिंग कैसे करूं मैं? और जिसका बेबी नहीं हो रहा था, बेबी हो गया, अब मेरे पास वो दोबारा दोबारा क्यों आएगा? हर महीने, हर साल थोड़ी कहेगा कि मेरे को इस साल 2 बेबी चाहिए, अगले साल आएगा फिर कहेगा मेरे को इस साल 1 बेबी चाहिए, फिर उसके बाद 3 साल बाद आएगा मेरे को 2 बेबीज और नीड है। ऐसे थोड़ी ना होगा। क्या आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं? उनका पॉइंट जेन्युइन है या नहीं है? अरे बोलो, हाँ ना, नहीं समझ पड़ रहा, दिमाग का दही हो रहा है, कुछ तो बोलो। हाँ, अब बेबी प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का सजेशन आता है, बिल्कुल आता है। अब रेफरेंस। रेफरेंस की आप बात करते हैं, हाँ रेफरेंस, मगर आईवीएफ वाला जो प्रॉब्लम है, इतना इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। मतलब है, आईवीएफ इनफर्टिलिटी के रेट्स बढ़ रहे हैं, मगर फिर भी ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में किसी का बेबी नहीं हो रहा, हर दूसरे तीसरे पांचवें कपल को प्रॉब्लम है, तो रेफरेंस से बहुत ज्यादा बिजनेस पे जनरेट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। सो यस, रेफरेंस इज पॉसिबल, बट मैं आपका ध्यान किसी और चीज के ऊपर लेकर के आना चाहता हूं। एक बारी जैसे मैंने आपका ध्यान उस चीज के ऊपर लगाया, मजा आ जाएगा आपको। मतलब यू आर गोइंग टू बी, सम ऑफ यू आर गोइंग टू फील लाइक योर माइंड्स आर गोइंग टू एक्सप्लोड, योर ब्रेन्स आर गोइंग टू कंप्लीटली एक्सप्लोड। स्टेम सेल आपने बताया था। क्या? हाँ जी, हाँ जी, प्रिजर्विंग हाँ द जी, स्टेम हाँ जी, हाँ सेल। जी, हाँ जी, वो तो मैंने बताया था। उस टाइम के ऊपर मेरे से भिड़ गए, तो मैंने इसके अंदर बोला कि ये कोई आपका 2 घंटे का, 3 घंटे का एग्जाम तो नहीं हो रहा कि आपको ये पेपर के अंदर ये जवाब 3 घंटे के अंदर ही लिख करके जाना है। ऐसा कोई पेपर तो नहीं हो रहा, एग्जाम तो नहीं हो रहा, कोई टेस्ट थोड़ी ना ले रहा हूं मैं आपका। मैं तो आपको सिर्फ सोचना सिखा रहा हूं कि अगर आप इस चीज को नहीं सोच रहे, तो इसका मतलब आप बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप एक मिस करके बैठे हो। उनका 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कॉल आया, फोन उठाया मैंने, कहते हैं मनु सर, थैंक यू सो मच। मैंने कहा ग्रेट, यू आर वेलकम, मगर आप मेरे को बताओ, अचानक से आपने फोन करके थैंक यू मेरे को बोला, कुछ तो अच्छा हुआ होगा, टेल मी। कहते हैं सर, याद है आपने मेरे को बोला था, तो मैं भिड़ गया था आपसे कि मेरे बिजनेस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। वो दिमाग मेरे वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। और अभी अभी हमने रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ में टाई अप करा है फॉर स्टेम सेल प्रिजर्वेशन। अब आप लोगों को मालूम है स्टेम सेल प्रिजर्वेशन क्या होता है? स्टेम सेल प्रिजर्वेशन होता है
कि जब नया बेबी होता है तो जो उसका कॉर्ड होता है ना, उस कॉर्ड को कट करके वो प्रिजर्व कर लेते हैं फॉर फ्यूचर यूजेजेस कि कभी कोई ऐसा, कोई बच्चे को, बेबी को आगे जाकर के कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, कोई ऐसा डिजीज हो जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि बोलते हैं ऐसा कि ऑर्गन क्लोनिंग वगैरह का यूज करके आप एक्सीडेंटल या कोई डैमेज पार्ट्स हैं वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक्सवाइजेड कहते हैं फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज बहुत डेवलप होने वाली हैं इस चीज के ऊपर, बहुत काम हो रहा है साइंस के ऊपर, बहुत रिसर्च हो रही है। तो आप स्टेम सेल प्रिजर्वेशन कर सकते हैं और उसका जो है सब्सक्रिप्शन फीस होता है एनुअल। जब आपने डिसाइड करा उस दिन से आपने एनुअल फीस पे करना शुरू कर दिया। जिस दिन आपने डिसाइड करा कि अब मैं इसको नहीं लेना चाहता, आप फीस पे करना बंद कर दोगे और आपका वो स्टेम सेल जो है वो हटा के उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, प्लेजेंटा या कॉर्ड या जो भी इसको बोलते हैं। अभी अभी यहां पर क्या हुआ, कहते हैं उस दिन मेरे माइंड में ये बात स्ट्राइक नहीं करी थी, आज मेरे माइंड में ये बात स्ट्राइक करी है। आज मतलब जब उनका इस टाइप की कंपनी से संबंध हुआ, कनेक्ट हुआ, कांटेक्ट हुआ। अब मैं आपको इस पॉइंट के ऊपर वापस से लेकर के आऊंगा। तो अभी कोई बंदा लिख रहा था माइंड ब्लॉक है, कोई बंदा कुछ कह रहा था, कोई बंदा कुछ कह रहा था। इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, बहुत 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 सिंपल जवाब है। मैंने आपको क्या बोला है और मैंने आपको क्या नहीं बोला है, इस चीज के अंदर आपको डिफरेंस समझना है। मैंने आपको क्या बोला है कि जब तक आपकी या सामने वाले की फोटो के ऊपर हार नहीं टंग जाता, तब तक आपको बिजनेस मार्केटिंग करते रहना है, सेल्स करते रहना है। मैंने आपको क्या नहीं बोला है, मैंने आपको ये कहीं नहीं बोला है कि जो प्रोडक्ट आपका है या जो प्रोडक्ट आपने अभी बेचा है बार बार आपको वही प्रोडक्ट बेचना है। मैंने ऐसा कहीं पर नहीं बोला है। ये आप खुद ही अपने आप के ऊपर ही कॉन्स्टेंट लगा करके बैठे हुए हो कि मैंने अभी तो घर बेच दिया, अब मैं क्या बेचूं। अभी तो आईवीएफ कर दिया, अभी मैं क्या करूं। अभी तो मार्बल बेच दिया, अब मैं क्या बेचूं। अरे भैया, मैंने कहीं नहीं बोला है कि आपको सारी जिंदगी मार्बल ही बेचना है। मैंने कहीं नहीं बोला है कि बार बार सारी जिंदगी हर हफ्ते हर महीने आपको मकान ही बेचना है। मैंने कहीं नहीं बोला है कि आपको बार बार हर हफ्ते हर महीने आपको आईवीएफ की प्रोसेस की आपको बार बार बेचने की कोशिश करनी है। मैंने सिर्फ ये बोला है कि आपको बार बार बेचने की कोशिश करनी है। मैंने ये कहीं नहीं बोला है कि आपने जो अभी अभी बेचा है वही दोबारा बेचना है, जो आपके प्रोडक्ट्स है सिर्फ वही दोबारा बेचने हैं। मैंने बोला कि बेचना है, कुछ भी बेच सकते हो, चाहे आपका खुद का प्रोडक्ट हो, किसी और का प्रोडक्ट हो। अब कितने लोगों का दिमाग खुलने की कोशिश है, खुल रहा है, और आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि हाँ यार, इस तरीके से तो कभी सोचा ही नहीं, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ जी, डॉक्टर मितेश। सर, एक इससे रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन था कि बताइए। एक ये तो मैं कॉमन एग्जांपल ले लेता हूँ। एक समझ लो मेरे पास डायबिटीज का पेशेंट, उसको हम्म। मैं मेडिसिन दे सकता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करा सकता हूँ। हम्म। तो इसके अलावा उसको और क्या अब दे सकेंगे हम? यार, ये जो है ना एक्सपर्टीज, आपको अपनी साइड से दिमाग लगाना पड़ेगा। और आपको क्या क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं आपको कैसे सोचना है ये बता दूं। जी सर। आपको हम्म चलो, एक आपको जेम ला करके देता हूं पेड वर्कशॉप से। कुछ लोगों का आज कंप्लीटली बिजनेस को सोचने का तरीका, ग्रोथ को सोचने का तरीका कंप्लीटली खत्म, ऑल्टर हो जाएगा। अब आपको एक टेबल बनानी है। ओके, टेबल बनानी ओके। है जिसके अंदर कॉलम होगा, पहला कॉलम होगा वन, सीरियल नंबर, फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम होगा करंट प्रोडक्ट या करंट सर्विस जो आपने बेचा है। जी। थर्ड कॉलम होगा पास्ट। फोर्थ कॉलम होगा करंट। और फिफ्थ कॉलम होगा फ्यूचर। ओके सर। ये ध्यान से समझ लेना, ये पेड वर्कशॉप से आपको मैं एक बहुत ही अनूठी चीज ला करके दे रहा हूं। अगर आपने इसको यूज नहीं करी तो कंप्लीटली द ब्लेम इज गोइंग टू बी ऑन यू। ओके।
क्या सोचना है, So कैसे can you सोचना repeat है? it, please? यार बार बार रिपीट तो नहीं होगा, सो यू बी वेरी One वेरी, last time. जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फोकस करो। रिपीट आप करने को बोलते हो ना, फ्लो ब्रेक हो जाता है उससे बार बार। ओके, सो एक बारी मैं रिपीट कर देता हूँ, बट बार बार मत बोलना रिपीट करने के लिए। जो मैं बताना चाहता हूँ तो मेरा माइंड है डाइवर्ट हो जाता है उससे, फ्लो ब्रेक हो जाता है उससे। सो फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम इज योर करंट प्रोडक्ट या सर्विस जो आपने बेचा है अभी, थर्ड कॉलम इज पास्ट, फोर्थ कॉलम इज करंट, फिफ्थ कॉलम इज फ्यूचर। अब आपने सीरियल नंबर डालना है 1, उसके बाद आपने लिखना है, यस, उसके बाद आपने लिखना है करंट प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आपने बेचा है। अब आपने लिखा डायबिटीज का ट्रीटमेंट या कुछ भी XYZ आपने बोला। अब इसके बाद जो आपका कॉलम है पास्ट, आपको जो है वहां पर लिखना है कि आपका ये करंट प्रोडक्ट लेने से पहले उसने क्या लिया था, प्रोडक्ट या सर्विस जी क्या लिया था, क्या खरीदा था। इसके बाद जो करंट वाला है उसके अंदर आपने लिखना है कि जब वो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस ले रहा है, उसके साथ ही साथ पैरेलली और वो क्या खरीद रहा है। और थर्ड फ्यूचर के अंदर लिखना है कि जो करंट प्रोडक्ट या करंट सर्विस आप अभी उसको दे रहे हैं, उसके इमीडिएटली बाद में वो क्या खरीदेगा या क्या जी खरीदता सर। है। तो मैं आपको अभी 2 मिनट का समय दूंगा, तो आप उसके अंदर इस टेबल को फिल करके मेरे को बताएं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। हो सकता है आपके 2 या 3 प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3। अब आपने उसके अंदर लिखना है करंट प्रोडक्ट जो आपने अभी बेचा है, उसके बाद आपने पास में लिखना है कि इस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने से पहले वो क्या करता है, क्या खरीदता है। जब ये प्रोडक्ट या सर्विस आपसे खरीदता है तो उसके साथ में पैरेलली और क्या क्या चीजें खरीद रहा होता है या खरीदता है। एंड थर्ड, आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के इमीडिएटली बाद वो क्या खरीदता है। स्पेंड अबाउट 1 or 2 minutes एंड टेल मी कि ये आपने फिगर आउट कर लिया, आपसे पहले, आपके साथ में और आपके बाद में प्रोडक्ट के क्या खरीदता है, या सर्विस के पहले, बाद में या साथ में क्या खरीदता है। ओके, वाइल यू आर वर्किंग, तो मैंने आपको एक लिंक दिया है, फटाफट से लिंक को क्लिक करके मेरा प्रॉफिट एक्सप्लोजन कम्युनिटी जो है उसको आप ज्वाइन कर लो। इट इज ए व्हाट्सएप कम्युनिटी, इट इज एब्सोल्युटली प्राइवेट एंड नोबडी इज गोइंग टू बॉदर यू और स्पैम यू। नोबडी कैन सी यू एंड सेम वेज यू कैन नॉट सी एनीबडी एल्स। फटाफट से इस लिंक को क्लिक करके आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी कर लो फटाफट से। करा ज्वाइन, इस लिंक को आप क्लिक कर लो और फटाफट से ज्वाइन कम्युनिटी कर लो। दिस कम्युनिटी इज एब्सोल्युटली फ्री टू ज्वाइन, but only for business owners and 100% guaranteed zero spam। कोई आपको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली का मैसेज भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस। सर मैं एक चीज पूछ रहा था, ये जो आपने कहा जैसे प्रिंट हमारे से फैब्रिक खरीदता है, प्रिंटेड फैब्रिक, तो उससे लेने से पहले वो जैसे मशीन खरीदता है, या हम्म करंट में वो फैब्रिक के साथ पेस्टिंग खरीदता है, या हम्म फ्यूचर में वो जैसे फैब्रिक के बाद काज बटन कराता है, डिब्बा खरीदता है, वो चीज कह रहे हैं आप? वो क्या क्या हाँ जी, मटेरियल बिल्कुल खरीदता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने लिस्ट बनानी है, आपसे पहले, आपके साथ, आपके बाद। ओके। सर मैंने एक लिस्ट बनाई है। जैसा मेरे पास जो डायबिटीज का पेशेंट आ रहा है, हम जनरली उसको एक 4 मंथ का ट्रीटमेंट प्लान प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। जी। ये हो गया मेरा करंट प्रोडक्ट। पास्ट में वो क्या बोलते हैं, कहीं डॉक्टर के पास इन्वेस्टिगेशन करा होगा, या ओवर द काउंटर मेडिसिन लिया होगा, या कुछ हम्म ग्रोसरी आइटम भी लिया होगा। और फ्यूचर में हम्म ये बोल सकते हैं कि अदर हॉस्पिटल की जो सर्विसेज है वो लिया होगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं ना अदर हॉस्पिटल सर्विसेज, उसको आपने ना बहुत ज्यादा प्रिसाइजली आपको लिस्ट बनानी है। और ये मैं बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि आपको इमीडिएटली स्ट्राइक ना करे कि इससे पहले क्या लेता है, साथ में क्या लेता है, बाद में क्या लेता है। जिस तरीके से मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, हो सकता है कल, हो सकता है 2 हफ्ते बाद, हो सकता है 4 महीने बाद आपको ये चीज स्ट्राइक करे और आपको लगे यार वाओ मजा आ गया,
इमीडिएटली क्लिक कर जाएगा ये चीज आपको। जैसा कि मैंने अभी आपको आईवीएफ का एग्जांपल दिया था, 5-6 महीने के बाद उनका कॉल आया, कहते हैं सर थैंक यू सो मच, मजा आ गया। और ऐसे मेरे पास काफी सारे बात कॉल्स आते रहते हैं कि हाँ सर ये आपने बोला था, तब नहीं समझ में आया था, अब ये मेरे को स्ट्राइक कर रहा है, इट इज अमेजिंग फॉर माई ग्रोथ। अब यहां पर एक आध मिनट का समय और दूं, या सबने लिख लिया, सबने नोट कर लिया? हाय सर। सर आई वांटेड हाँ टू जी। नो, आपने जो पास्ट में बोला है, इज इट लाइक हमसे पहले क्या ले चुके हैं, कि आप बोल रहे हो नहीं कि नहीं वो नहीं ले। नहीं, आपके प्रोडक्ट से पहले क्या खरीदता है, आपसे लिया या नहीं लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं अच्छा, आपका ओके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस खरीदने से पहले क्या लेता है वो। ओके। अब यहां पर मैं आपको और आगे लेकर के चलता हूं इसी सोच को, कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने से पहले अगर आपको मालूम है कि वो कुछ और खरीदता है, तो इसका मतलब कस्टमर आपके पास आने से पहले किसी और के पास जा रहा है, तो वो सारे के सारे बिजनेसेस, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स या सर्विस सेलर्स आपके लिए लीड सोर्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? सकते हैं। अगर उनके साथ आप स्ट्रेटेजिक टाई-अप्स कर लो, एसोसिएशंस कर लो, जॉइंट वेंचर्स कर लो, पार्टनरशिप्स कर लो, एफिलिएशंस कर लो, तो क्या आपको उनसे बिजनेस या लीड्स आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं? यस सर, आता है। अब एक स्टेप और आगे ले चलते हैं इसी सोच को, कि जो प्रोडक्ट्स या सर्विस आपके खरीदने के साथ साथ वो कुछ और भी खरीद रहा होता है, तो आपके पास जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए, और जो उनके पास क्लाइंट्स हैं वो आपके लिए लीड्स या नए क्लाइंट्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? यस। और एक और स्टेप मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं, कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के बाद अगर वो कुछ खरीदते हैं, तो इन सारे बिजनेसेस के लिए आप बिजनेस का या लीड का सोर्स हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? हेलो। यस। तो अगर आप किसी को बिजनेस ला करके दे सकते हो, या किसी को पक्की पकाई हाईली क्वालिफाइड लीड दे सकते हो, तो क्या आप उसके कुछ चार्जेस, कुछ कमीशन, कुछ रेवेन्यू शेयरिंग, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग, कुछ एक्सवाइजेड मॉडल बिल्डअप कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो? ये आपका प्रश्न का जवाब है, कि कैसे आपका जब तक हार नहीं टंग जाता हमारे या उसकी फोटो के ऊपर, तब तक कैसे बेचना है। और फिर अगर मान लीजिए कि उसकी फोटो पे पहले हार टंग गया, तो हार भी तो कौन बेचेगा? हार कौन बेचेगा वो? फोटो और फ्रेम कौन बेचेगा वो भी हम ही बेचेंगे। कॉन्टेक्स्ट को पकड़ना, इसके ऊपर मत जाना कि सर हार का बिजनेस नहीं है मेरा, फोटो का बिजनेस नहीं है मेरा। कॉन्टेक्स्ट को पकड़ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब कितने लोगों को यहां पर कोई आहा मोमेंट दिखा है, यार ये मैं कर तो रहा था मगर मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था, या फिर मैं तो इसको कर ही नहीं रहा था, या मैं फिर इसको सोच ही नहीं रहा था इस तरीके से। तो अब इसका मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊं? कोई है आप में से जो इंटरेस्टेड होंगे कि इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं इस चीज को? हाँ जी सुलक्षणा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी। सर वी वर डूइंग दिस अर्लियर, एक्चुअली आई हैव अ रिटेल स्टोर, एंड हम लोग हम्म। ऐसे कर रहे थे, हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रहे थे, कि रिटेल स्टोर मतलब सर आई हैव माय ओन ब्रांड, तो हम अपना ही सामान रखते थे। वी वर अ फ्लैगशिप स्टोर अर्लियर, मतलब हम फ्लैगशिप स्टोर की तरह क्या बेचते हो आप? वुमेन्स वेयर बेचते हैं, एथनिक। तो सर हमने फिर, यस, फिर हम, बट हम अपना खुद बनाते हैं एंड खुद बेचते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आउटसोर्स करते हैं। सो बट देन हमने ओके। व्हाट वी स्टार्टेड वाज, हमने
दूसरे ब्रांड के साथ कोलैब करा एंड देन हमने लाइटर रेंज रखना शुरू करा बिकॉज आर वाज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, तो हमने लाइटर शुरू करा। अब उससे क्या हुआ सर, दो चीजें, देन हमें सर ने बोला कि आपको लो जीपी प्रोडक्ट्स पे नहीं फोकस करना, पहला। तो और सेकेंडली से मेरा मॉडल ही चेंज हो गया फ्रॉम अ फ्लैगशिप स्टोर, बिकॉज हमने इसीलिए करा कि और लोग अट्रैक्ट हो, कि हर जो एक सूट लेता है अगर उसको कोई एक शर्ट भी चाहिए या कोई सूट लेता है उसको एक इंडो वेस्टर्न चाहिए, सो उनके लिए हमारे पास और सामान होना चाहिए। अगर आपने लोअर प्राइस सेगमेंट वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोअर प्राइस सेगमेंट से सामान लेंगे और आपका प्राइस सेगमेंट को कंपेयर करके आपको कट कर देंगे, आपको इग्नोर कर देंगे या आपका सेल्स कम हो जाएंगी। तो ये डिसीजन जो है ना, रीथिंक करना पड़ेगा आपको। हाँ सर, बट ऐसा नहीं हो रहा था कि हमारा नहीं ले रहे थे, फिर भी सेलिंग तो हमारे प्रोडक्ट की ही ज्यादा थी अगर हम एवरेज निकालें। हाँ 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 हाँ। बट तो अब जीपी आपको कैसे इसको, हाँ देखो, जीपीएनपी जो होता है ना, वो तब होता है जब आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो। आपको ये देखना है कि आपका शेयर मार्केट समझते हो आप, सिलेक्शन एंड एवरीबडी एल्स, उसमें एक टर्म होती है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। अब अगर आपका पैसा कितना लग रहा है, उस पर कितना रिस्क है और उसमें रिवॉर्ड कितना है। अगर आपका कोई पैसा लग ही नहीं रहा है, सिर्फ रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है, तो वो रिवॉर्ड थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है। मगर अगर रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो प्रैक्टिकली इनफाइनाइटली आपके लिए ज्यादा पावरफुल हो गया ना, कि पैसा तो आपका कुछ लग नहीं रहा और वहां से एक आपका कैश फ्लो आपका आना शुरू हो गया, विच इज 100% प्रॉफिट ओनली। राइट राइट। अब बट देन आपको सर इसको हम थिंक करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक बिकॉज देयर इज नो one single answer for all the businesses which is going to be applicable for all the businesses. You'll have to redo the calculation and recalculate it for your own business like everybody else. अब सोचना क्या है कि क्या आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर आपने ये मेहनत करी, और यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है मैं आपको वो भी बता देता हूं। मैं सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो कहते हैं कि सर मनु सर मजा आ गया सोच के, जैसे आपने बताया, तो कहते हैं कि अब मैं सोच रहा हूं कि जो इससे पहले वाला प्रोडक्ट है या जो मेरे प्रोडक्ट के बाद वाला प्रोडक्ट है उसकी भी फैक्ट्री डाल देता हूं मैं। ये सबसे 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 बड़ी और भयंकर मिस्टेक होगी। कोई सोच तो नहीं रहा था अभी ऑलरेडी मेरे को इस पॉइंट को कहने से पहले कि ये भी प्रोडक्शन में स्टार्ट कर सकता हूँ, ये भी फैक्ट्री डाल सकता हूँ, ये प्रोडक्ट या सर्विस भी मैं ऑफर कर सकता हूँ खुद बना करके। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपने जो है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड का इक्वेशन देखा ही नहीं। आपने नई फैक्ट्री डाल ली। नई फैक्ट्री डालना इज ए कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। अब यहां पर मैं आपको एक केस स्टडी आपको बताऊं, सबको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अभी सुलक्षणा का जो बिजनेस है उनको भी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। Nobody seems to be interested, so let me skip. no, Yes. he's serving. Continue, sir. Continue, please. अरे बोलना पड़ता है ना, मैं पूछ रहा हूँ बताऊं तो बोलना पड़ता है, हाँ बताओ। बताइए सर, बताइए। हाँ, विद्यासागर बोल रहे हैं, इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो चलो बता ही दो। वैसे ज्यादा तो इंटरेस्ट नहीं था, मगर आप बोल रहे हो बार बार तो चलो बता दो, कोई नहीं, आए हैं तो सुन के ही जाएंगे। भाव देने पड़ेंगे सर, भाव। हाँ। ओके, अब आपको ना क्या समझना है। मेरे पास एक बिजनेस ओनर आए जिनका वेडिंग अपैरल्स का काम है, ब्राइडल अपैरल्स XYZ का काम है उनका। और सुलक्षणा शायद आपका भी वेडिंग का ही काम है, मतलब ब्राइडल का काम है, या फैमिली ऑफ ब्राइड और ग्रूम का काम है आपका? Mostly family of brides, but we also do फैमिली एंड brides, but फ्रेंड्स। majority family of brides. फेयर एनफ, फेयर एनफ। तो अब मैंने इनके साथ बैठ के बात करी, क्योंकि आपको मालूम है 5 मंथ्स वर्कशॉप के अंदर मैं इंडिविजुअली हर एक बिजनेस ओनर के साथ बैठता हूँ और उसका पूरा बिजनेस, पूरा ग्रोथ मॉडल समझता हूँ और मैं बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पर इसमें गैप्स हैं, उनको पहले फिक्स कर दो। इमीडिएटली आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपका ग्रोथ स्ट्रैटेजी होना क्या चाहिए। और उसके बाद सारी की सारी साइंस आप अप्लाई करते जाओ एक एक करके, और आपका ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे दैट पीपल टेल मी, कि आपके साथ वर्कशॉप करके जब मैं बैठा साथ में, तो उस 1 घंटे के अंदर या उस एक एक घंटे की 2 मीटिंग्स के अंदर मेरा पूरा पूरा बिजनेस ही ऑल्टर हो गया, पूरा पूरा थॉट प्रोसेस, पूरा पूरा ग्रोथ मॉडल ही मेरा ऑल्टर हो गया। एंड दिस इज समथिंग विच आई कीप हियरिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन।
एंड येट अगेन एंड अगेन। ओके, सो इनके पास जब मैं बैठा था इनके साथ में, तो इन्होंने बोला कि मेरा ब्राइडल वेयर का काम है या मेरा विमेन्स एथनिक वेयर का काम है ब्राइडल के अंदर। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ब्राइडल वेयर का मतलब शादी पक्की हो चुकी है, लड़के वाले और लड़की वाले अब वो कपड़े खरीदने निकले हुए हैं अपने मैरिज फंक्शन के लिए, वेडिंग फंक्शन के लिए और आसपास के बाकी फंक्शंस के लिए। अब आप मेरे को बात बताओ कि जब ये कपड़े खरीदने के लिए निकले हुए हैं, इससे पहले इन्होंने क्या क्या खरीदा होगा? सर मेरी सुलक्षणा एंड एवरीबडी सर्विसेज एल्स कैन कम एंड सर कंट्रीब्यूट। मेरी हाँ, सर्विसेज मैच मेकिंग। हाँ, मैच मेकिंग बिल्कुल ठीक है। मैच मेकिंग में कौन है? यस सर। अरे यस सर नहीं होता, हाथ खड़ा करना पड़ता है। ओके। हाथ भी कैसे खड़ा करना है तो ये भी बताऊं क्या? हाँ, अब ठीक है। तो चलो, जूम यूजर की सर्विस चाहिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया मार्केटिंग कर रहे हो आप। जूम यूजर की सर्विस चाहिए हमारे को। सर अरे आई शर्म कर एम लो, नॉट एबल तेरे टू से बोल चेंज रहा द नेम। हूँ। ओके, कमिंग बैक टू दिस कॉन्वर्सेशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि ब्राइडल वेयर बाय करने से पहले वो क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या लेते हैं। तो सबसे पहले आता है मैच मेकिंग सर्विस। ओके, मैच मेकिंग सर्विस के पहले या बाद में क्या आता है? ओके, पंडित। हाँ जी, मैच मेकिंग के बाद में आते हैं पंडित जी, क्योंकि बार बार कुंडली मिलाने के लिए किसी ना किसी पंडित की जरूरत पड़ती है या पंडित जी की जरूरत पड़ती है। ओके, उसके बाद क्या क्या आता है? अगर लेटेस्ट से आपने कुंडली मिलवा ली, उसके बाद हाँ हो गई आपकी साइड से, तो हाँ होने के इमीडिएटली बाद क्या क्या चाहिए होता है प्रोडक्ट या सर्विसेज? ज्वेलरी चाहिए होती है एंड वेन्यू नहीं चाहिए जी, होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ज्वेलरी बहुत बाद में आती है, सबसे पहले आता है वेन्यू। अगर लड़की वालों का फंक्शन है, अगर लड़के वालों का फंक्शन है तो उसके अंदर आता है घोड़ी और बारात, बैंड फंक्शन यानी कि बैंड फंक्शन मतलब बैंड फॉर दैट फंक्शन। ओके, हम्म। बिकॉज आपको ये मालूम होगा वेन्यू का, घोड़ी का और बैंड का फंक्शन के बेसिस के ऊपर डेट के हिसाब से, साई के हिसाब से रेट बढ़ते चले जाते हैं। जितना देर से आप वहां पे पहुंचते हो उतना ज्यादा रेट बढ़ जाता है उनका। ये बात कितने लोगों को मालूम है और उनको मालूम है कि मैं सही कह रहा हूँ ये बात? तो करेक्ट जूम सर। यूजर तो डेफिनेटली बोलेंगे Yes, हाँ, sir. एग्री Yes. करेंगे। इसका मतलब, इसका मतलब क्या समझना है? अब ध्यान से आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास आने से पहले, अगर सुलक्षणा के पास आने से पहले वो सारे के सारे कस्टमर्स जूम यूजर के पास जा रहे हैं, तो क्या एनी कोई प्रोबेबिलिटी आपको यहां पर दिखती है कि अगर जूम यूजर आपको बोले कि इसकी शादी पक्की हो गई है, अब से 1.5 महीने के बाद 2 महीने की डेट निकली है, 5 महीने की डेट निकली है, इससे कनेक्ट कर लो, इनको माल बेच दो अपना, तो क्या आप जूम यूजर के लिए कुछ करना चाहोगे एक्स्ट्रा, लक्षणा? यस सर, यस यस, डेफिनेटली। नहीं, अंगूठा दिखाने के अलावा क्या करना चाहोगे? नहीं। I will connect with her and then take references from her and हम लोग मतलब we can हाँ, do. हम्म। सर इन हाँ, फैक्ट द बेस्ट पार्ट इज कि जो सुलक्षणा का काम है जो मेरा काम है ना, इट्स बोथ वेज। सो बहुत बार सुलक्षणा के पास जो फैमिलीज आती हैं ना, वो भी सुलक्षणा से डिस्कस करती हैं कि या कोई बताना, सी इज अ मैरिजेबल एज, ये मतलब उस टाइप का। सो इट्स हो बोथ सकता वेज। है, बिल्कुल हो सकता है। इनफैक्ट फॉर ज्वेलरी ऑल्सो बहुत सारे ज्वेलर्स हमें रेफरेंसेस देते हैं कि जैसे आजकल क्या मतलब बहुत टाइम से ट्रेंड है कि मैरिजेबल एज का बच्चा होता है तभी ज्वेलरी इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं। एंड इनफैक्ट दे सिट विद द ज्वेलर फॉर सो मेनी आवर्स, यू नो, लॉट ऑफ टाइम्स अ ईयर। तो उनसे डिस्कशन होता है कि आपका ही कोई क्लाइंट हो तो बताना। तो ज्वेलर्स बिल्कुल हमें ठीक है, उस हिसाब से रेफरेंस देते हैं और फिर हम ज्वेलर को रेफर कर सकते हैं कि ठीक है, मैरिज इज फिक्स नाउ, यू नो, यू कैन अगेन पिच बिल्कुल देम। बिल्कुल ठीक है। अब Exactly. आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या सुलक्षणा सिर्फ एक टाइप के जूम यूजर से बात करना चाहेंगे या मल्टीपल जूम जूम मल्टीपल। जूम यूजर्स Multiple. उसको टाई अप करने चाहिए? एंड सेम वे जूम यूजर की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या वो सिर्फ सुलक्षणा से बात करना चाहेंगे या बाकी सारे जितने इस तरीके के बिजनेस सबसे बात करना चाहेंगे? जी Right. करेक्ट। Yes, अब multiple. इसके अंदर जो है, सुलक्षणा कहते हैं कि मेरे को एक दर्जन या 2 दर्जन मैं जूम यूजर्स के साथ टाई अप कर लेती हूँ, 1 दर्जन 2 दर्जन घोड़ी वाले, बैंड वाले, वेन्यू वाले के साथ में टाई अप कर लेती हूँ।
अब टाई अप किससे करूं? अगर मैं वेन्यू की बात करता हूं तो दिल्ली के अंदर ही 5, 10, 15 हजार वेन्यूज है, सबसे कर लूं क्या मैं? पॉसिबल ही नहीं है वो तो। इसका मतलब आप ना स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो अभी तक। अब वो स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस क्या होगा? सो अब सुलक्षणा कहती है, सुलक्षणा आपका एवरेज प्राइस पॉइंट क्या है आपके अपने खुद के प्रोडक्ट्स का, या कहां से कहां तक वेरी करता है? कैन यू शेयर सम नंबर? सर एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारी अराउंड 18,000 है एंड ओके। हाँ एंड हमारे जो प्राइस अगर हम प्राइस हाँ बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। जो हमारा प्राइस रेंज है सर वो स्टार्ट होता है अराउंड आप लगा लो 8,000 से एंड देन इट गोज अप टू 1 लाख। ओके। सो आपने बोला कि 18 का बोला, मैं 20,000 बोल देता हूँ जस्ट टू ईज कैलकुलेशन, कि 20,000 रुपए का हमारा जो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। ओके। सो 20,000 रुपए की अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू है आपकी, और वो ब्राइडल फंक्शन के लिए वो खरीद रहा है, तो उसका बाकी सारे प्रोडक्ट्स में और क्या क्या खरीदेगा वो? अगर ब्राइडल है तो मैंने आपको बताया ब्राइडल वाले तो ये सारी चीजें खरीदेंगे। अगर वो ब्राइड का फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं तो वो एक्सेसरीज और फुटवेयर भी तो खरीदेंगे। वो मेकअप के लिए, हेयर डू के लिए भी तो आगे किसी ना किसी की सर्विस चाहिए होगी उसकी। एग्जैक्टली। अब आपको यहां पर यह देखना है कि इनमें से कौन सा वायबल आपके लिए हो सकता है, किसी बिजनेस और के साथ में टाई अप करना, एसोसिएशन करना, एफिलिएशन करना, रेफरल करना, या उसको अपने पास बुला लेना, या खुद आपको उसके पास चले जाना। राइट। क्योंकि हर बिजनेस में हर चीज डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगी। मैं आपको सिर्फ सोचने का तरीका बता रहा हूं, आपको देखने कि आपको क्या करना है। अगर आप इंडिविजुअली मेरे साथ बैठोगे तो मैं आपके साथ पूरा पूरा स्ट्रैटेजी प्लान, ग्रोथ प्लान आपका बनवा दूंगा। अगर मैं जनरल आपको बताऊंगा तो मैं ये नहीं बोल सकता कि अभिनव के लिए भी और जूम यूजर के लिए भी और विकास के लिए भी और डॉक्टर मितेश सबके लिए एक चीज एप्लीकेबल होगी। वो होता नहीं है ऐसे किसी भी बिजनेस के ऊपर। गॉट सो इट। अब आपने यहां पर देखा, अब वापस मैं इनके पास आया क्योंकि वो ब्राइडल वेयर के अंदर थे, आपका ब्राइडल फैमिली एंड फ्रेंड्स है, तो थोड़ा सा अप्रोच के अंदर माइनर ट्वीक आ जाएगा या एक सिग्निफिकेंट ट्वीक आ जाएगा, क्योंकि घोड़ी वाले और बैंड वाले शायद आपको हेल्प कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या घोड़ी, बैंड और वेन्यू वाले? यस सर, कर सकते हैं कर सकते हैं। बिकॉज अब क्योंकि ग्रुप ब्राइड की मदर सिस्टर ये सब आते हैं तो ऑब्वियसली। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही थॉट ला रहा था, क्योंकि सबसे पहले लोग इसी थॉट के ऊपर ही आकर के हाथ छोड़ देते हैं या हिम्मत छोड़ देते हैं कि यार ब्राइडल की बात कर रहे हो, अब मैं तो ब्राइडल के फैमिली एंड फ्रेंड की हूं, तो मेरा घोड़ी वाले या बैंड वाले या बारात वालों से क्या लेना देना होगा? तो यहाँ पर आपको समझना है कि हर ब्राइड की फैमिली भी तो होगी, हर ग्रूम की फैमिली भी तो होगी, वो आपके लिए पोटेंशियल लीड्स दे सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन था कि क्या मैं सारे वेन्यूज, अगर दिल्ली के अंदर 15,000 वेन्यूज हो तो सबसे टाइप कर लूं? नहीं जी। आपको ये देखना है कि अगर वो 18,000, 20,000 रुपए की आपसे ड्रेस ले रहे हैं, या लेट से 50,000 रुपए का, 75,000 रुपए का एवरेज उनके ऑर्डर्स वो आपसे सामान ले रहे हैं, तो वो किस तरीके का घोड़ी का बजट होगा, किस तरीके का उनका वेन्यू का बजट होगा, किस तरीके का उनका केटरिंग का बजट होगा? तो अगर आप कहते हैं कि इस प्राइस के ऊपर जो लोग ले रहे हैं, जहां पर जिन वेन्यूज के ऊपर उनके वेडिंग फंक्शंस होते हैं, या वेडिंग के अलावा बाकी रोका, कॉकटेल, XYZ, मेहंदी, XYZ, जो भी बजट्स होते हैं उनके, वो किस तरीके के बजट्स होते हैं, तो आप ये शायद कहोगे कि यार उनका एवरेज जो वो पैक पे करते हैं केटरिंग का, मे बी 3,500 से 4,000 या 4,000 से 5,000 के बीच में पे करते हैं वो। तो इसका मतलब 15,000 वेन्यूज से आपको बात नहीं करनी है, उन 30, 40, 50, 100 वेन्यूज से आपको बात करनी है जो 3,500 से 4,500 की रेंज के अंदर। मैं आपको सोचने का बता रहा हूं, अपने अपने नंबर्स इंसर्ट कर लेना उसके अंदर। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? यस डेफिनेटली सर, या अब इसी तरीके से हम देखते हैं उनका ज्वेलरी का बजट कितना होगा। इस तरीके की ज्वेलरी के बजट के लिए हम किस तरीके के ज्वेलर से कनेक्ट कर सकते हैं? अगर हम बहुत बड़े ब्रांड के ऊपर चले जाएंगे तो उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं होगा आपसे जुड़ने में। अगर आप बहुत छोटे ब्रांड के पास चले जाओगे तो वो आपके पीछे पड़ेगा, मगर हो सकता है वो केटर ना कर पाए, तो उसका भी फायदा नहीं है, आपका भी फायदा नहीं है, और हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ कर दे वो ग्रीड के चक्कर में, तो आपका उल्टा ब्रांड नेम लॉस हो जाए। हेलो, ये बात यस समझ सर, में आई कि नहीं आई? हाँ जी। अर्पिता, आपने हैंड रेस करा, यू कैन कम इन। सर हमने ये ट्राई करा हुआ है। आई एम पार्टनर विद सुलक्षणा इन द सेम बिजनेस।
बट सर ये ट्रैक ही नहीं कर पाते. मैंने वी ट्राइड इट विद ज्वेलरी स्टोर्स एंड देयर इज अनदर पर्सन वी ट्राइड इट विद. हम ये ट्रैक कैसे वहां से वो लीड आ गई, पर सर वो कहते हैं कि मतलब वी आर नॉट एबल टू टेल देम कि ये लीड वहां से. क्लाइंट्स बताते ही नहीं है कि उन्होंने हमें रेफर करा है. तो सर इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ही आती सिंपल है. है, बहुत ही सिंपल है, बता कैसे दो. ट्रैक होगा सर? हाँ जी. आपने कोई ऑफर देनी है उनको, कि बोलो कि ये ऑफर है, उनको आप ये बोलना आपको ये एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा या एडिशनल ऑफर मिल जाएगी, XYZ हो जाएगा. वो ऑफर क्लेम करने के लिए वो उनको बताना पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा. अब अगर लेटेस्ट से आपने अखिल के साथ टाइप करें तो उनका अखिल का ऑफर का जो कोड होगा या कुछ भी रेफरेंस होगा वो अलग होगा. अभिनव के साथ टाइप करें तो उसका कुछ अलग होगा. राजन के साथ टाइप करें तो उसका कुछ अलग होगा. सर हम फिजिकल कार्ड्स देते थे डिस्काउंट वाले. हमने एक डर्माटेक क्लिनिक के साथ टाई अप करा था. उन्होंने हमें वाउचर्स दिए थे कि ये डिस्काउंट मिलेगा. सर लोग वाउचर्स ही खो आपने देते ना हैं, उनको याद ही आपने नहीं ना रहता. उल्टा आपने ना उल्टा कर दिया. अच्छा. क्या कर दिया आपने? उनको बोला क्लाइंट को बोलो. अब आपके पास ट्रैकिंग सारी खत्म हो गई. गलत हो गया ये. आप बोलो आप क्लाइंट का नंबर हमारे को दो, हम उनसे बात करके कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी आपका एसोसिएशन टाई अप है, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल कर लो. ओके सर. डज दैट मेक एनी सेंस? या. क्योंकि जी. क्लाइंट को आपने दे दिया, क्लाइंट के पास तो 500 ऑप्शंस है. अब कपड़े हम्म. खरीदने के लिए अगर वो सिर्फ करोलबाग ही चला जाए, सिर्फ रजौरी गार्डन ही सोच लो आप, तो वहां पर ही 5,000 ऑप्शंस है. आपके पास क्यों आएगा वो? आपको तो अपनी हम्म. मार्केटिंग करने का, अपना प्रोडक्ट दिखाने का, अपनी बात उसके सामने रखने का मौका ही नहीं मिला. हेलो. हम्म. तो आपने सारा कर ही गलत दिया. ओके. अब वो ऑफर आपने बताई और आपने उसको एक बार अपना कलेक्शन दिखा दिया, फिर आपकी कलेक्शन में और आपकी ऑफर में दम है तो वो खरीद ही लेगा आपसे. वो एक बार ही खरीद लेगा तो आपका भी रेवेन्यू हो जाएगा. और आपने रेवेन्यू शेयर के ऊपर बात करी है, प्रॉफिट शेयर के ऊपर बात करी है, या सिर्फ आपने क्लाइंट डेटा एक्सचेंज के ऊपर बात करी है. बहुत सारे मॉडल्स बन सकते हैं. सिर्फ लीड्स के ऊपर आपने बात करी है, बहुत सारे मॉडल्स बन सकते हैं इसके ऊपर. इज दिस मेकिंग एनी सेंस? यस या सर. आप में से कुछ लोग कह रहे हैं व्हाट नॉनसेंस, ये ऐसे थोड़ी ना होता है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर माय बिजनेस. हो सकता है आपके लिए ना हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जब भी कोई जना मेरे को बोलता है कि दिस डज नॉट मेक सेंस फॉर माय बिजनेस, मेरे को क्या लगता है, द पर्सन आइदर डज नॉट अंडरस्टैंड द मॉडल आई जस्ट शेयर्ड, और ही हैज नॉट स्टार्टेड थिंकिंग डीप एनफ, स्ट्रेटेजिकली एनफ टू बी एबल टू फिगर दिस थिंग आउट. बिकॉज ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस हो ही नहीं सकता जिससे पहले कुछ ना बिकता हो, जिसके साथ कुछ ना बिकता हो, जिसके बाद कुछ ना बिकता हो. अगर आप ये इसको ध्यान से सोचो तो पैदा होने से पहले भी कुछ बिकता होगा और मरने के बाद भी कुछ ना कुछ खरीदा जाता होगा. तो आपको उसके इन बिटवीन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. कैसा लग रहा है सोच के? कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू हो रही हैं. हो सकता है सबको ना दिखे, मगर दिखेंगी जरूर. एक बारी देखना शुरू तो करो. डॉक्टर मितेश, आपने पूछा था, क्या आपको कुछ दिखना शुरू हुआ? यस सर, थोड़ा सा हुआ है. जैसे क्या बोलते, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उसका जो कॉजेस हो सकता है, ये हो सकता है कि उसकी सीटिंग लाइफस्टाइल है. हम्म. तो अगर सीटिंग लाइफस्टाइल है तो वो किसी चेयर पे बैठेगा, किसी लैपटॉप पे वर्क करेगा. ठीक है. उसके अलावा हो सकता है जो अनाज है, अगर हम एक साल से पुराना अनाज खाते हैं तो डायबिटीज होने के चांसेस कम रहते हैं, और अगर नया अनाज खाते हैं तो डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो क्या ऐसा कोई उसको ओके. सोर्स दिखा सकते हैं जहाँ पे जेन्युइन उसको ग्रोसरीज मिल सके? ऐसे काफी उसमें चीजें. बिल्कुल हो सकता है. अब मैं टेक्निकल नहीं हूं तो मेरे को मालूम नहीं है इसमें क्या प्रोडक्ट्स क्या सर्विसेज होंगे, बट वंस यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, देयर इज नो लिमिट कि आप इसमें क्या क्या बेच सकते हो. आपको एक दो एग्जांपल से बताऊं और ज्यादा क्लैरिटी लाना चाहोगे, या सबको क्लियर हो गया, सबके मजे आ गए? सर बताइए. ओके. सो मेरे पास एक पर्सन आके भिड़ गए, कहते मनोज सर, मेरा जो है ना लग्जरी मार्बल का काम है, इटालियन का.
और मेरे जो प्रोडक्ट है वो 800 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर के जो मेरे पास शोरूम में कलेक्शन है वो 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक की कलेक्शन है। और मैंने जो है पूरी जिंदगी सिर्फ मार्बल ही बेचा है, इटालियन मार्बल ही बेचा है, मेरे को इसके अलावा कुछ और आता ही नहीं है। अब मैंने जैसे उनको बोला कि आपने पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में क्लोजिंग करके कितने रुपए का मार्बल बेचा, तो कहते हैं लगभग 450-500 करोड़ रुपए का, 525 करोड़ रुपए का मार्बल बेचा मैंने पिछले साल। ओके। अब मैंने उनसे पूछा कि आपका जो है नेट प्रॉफिट कितना था, तो पहले थोड़ा हिचकिचाए मगर फिर उन्होंने बोला कि लगभग 40-50 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, 9-10% के आसपास नेट प्रॉफिट है। एक तो मैंने उनको थोड़ा सा डिग करने की कोशिश करी कि यार अगर आप लग्जरी के अंदर हो, 800 रुपये स्क्वायर फुट से लेकर 15,000 रुपये स्क्वायर फुट के अंदर हो, तो 9-10% का तो आपका जो नेट मार्जिन है वो बहुत कम है, नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत कम लग रहा है मेरे को। इट शुड हैव बीन एटलीस्ट 2-3 टाइम्स इफ नॉट मोर। बट चलो एक वो अलग क्वेश्चन हो गया, क्योंकि डिपेंड करता है इसके अंदर नेट प्रॉफिट के आपके खर्चे क्या क्या हैं। तो कई बार आप एक्सपैंड कर रहे होते हो, री इन्वेस्ट कर रहे होते हो, तो वो भी आपका प्रॉफिट में से कम हो जाता है। लोग उसको कैलकुलेट करके बताते हैं कि मेरा नेट प्रॉफिट कम हुआ। तो मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा ठीक है आपका जो भी प्रोसेस है, मैं अभी उसके ऊपर तो नहीं जाऊंगा कि आपका नेट प्रॉफिट क्यों कम आ रहा है, क्योंकि हो सकता है आपने इसमें से कोई नया शोरूम खोला हो सकता है आपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करे हो, नया कुछ एक्वायर करो, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट कम है। आपका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, आपने री इन्वेस्ट कर दिया होगा इसलिए नेट कम बचा होगा आपने। तो मैं अभी उस कॉन्वर्सेशन में नहीं जाता, बट लेट अस जस्ट से कि अगर किसी ने अभी अभी मार्बल लगाया है, इटालियन लगाया है, और आपने जो है ये कभी कैलकुलेट करा है कि आपका जो मार्बल है, आपका जो इटालियन मार्बल है, वो पूरे बजट का कितने परसेंट कंज्यूम करता है? जो उसका पूरा कंस्ट्रक्शन का या पूरा इंटीरियर डिजाइन का बजट होगा, उसका कितने परसेंट होता है वो? तो उन्होंने कहा हाँ, लगभग डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट 15 से 25% 20% तक ये हो सकता है। ठीक है सुरभि, मेरा अंडरस्टैंडिंग ठीक है? 15 से यस 25% यस मैंने यस बताया, आप यस 20% बोल रहे हैं। ओके। अब यहां पर अगर आप यहां पे ध्यान से सोच के बताना कि अगर उन्होंने 500 करोड़ का मार्बल बेचा है, तो हम ये मान सकते हैं कि 500 करोड़ किस नंबर का 15 से 25% होगा? क्या वो नंबर निकाल सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर। 500 करोड़ किस नंबर का 25% होगा? ओनली 2,000 ओनली करोड़ सर का। कंसेप्ट है 3,300 करोड़, 2,000 करोड़ का। 3,300 हाँ करोड़। अगर हाँ, 20% अगर पकड़ते हैं 3,000 तो करोड़ 10,000। करते हो तो हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर सुरभि क्लियर हुआ आपको? हम्म। तो इसका मतलब वहां पर उसके बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह की बाकी सारी चीजें जो वहां पर उन प्रोजेक्ट्स में लगी होंगी जहां पर उन्होंने 500 करोड़ का मार्बल सप्लाई करा है, वो प्रोजेक्ट्स की वैल्यूज जो होंगी 2-2,500 करोड़ से स्टार्ट होकर के 3-3,500 करोड़ के आसपास की होंगी। ये बात आपको समझ में आई? राइट सर। अब इस थॉट प्रोसेस को एक लेवल और आगे लेकर के चले, जिसको मैं बोलता हूँ हायर ऑर्डर थिंकिंग। मैं आपका ना थिंकिंग का ऑर्डर बढ़ाता जा रहा हूं। मैं आपको मैं डीपर कैसे थिंक करना है, स्ट्रेटेजिकली कैसे थिंक करना है, मैं आपको बता रहा हूं। अब जो लोग जिन्होंने 500 करोड़ का मार्बल खरीदा होगा, वो कहीं ना कहीं फ्लोर के ऊपर, किचन के ऊपर, बाथरूम में कहीं ना कहीं लगाने के लिए खरीदा होगा। तो अब अगर हम ये देखते हैं कि उसका जो है मॉड्यूलर किचन का बजट कितना होगा, तो कैलकुलेशन जैसे मैंने आपसे पूछा कि 15 से 25% जो है वो मार्बल की होती है, तो लगभग 10 से 20% जो होता है मॉड्यूलर किचन का भी बजट होता है। वुडवर्क का भी होता ऑलमोस्ट है इक्विवेलेंट टू द मार्बल बजट सर। या बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब जिसने अभी अभी 500 करोड़ का मार्बल खरीदा है, वो लगभग 500-700 करोड़ का मॉड्यूलर किचन का भी तो बजट लेकर के बैठा होगा। यस यस सर। अब जिसके पास मॉड्यूलर किचन का और बजट है और ग्रेनाइट और मार्बल का बजट है, तो क्या उसको अपना इंटीरियर में वार्डरोब और फर्नीचर नहीं बनवाने होंगे? तो अगर हम बनवाने। वार्डरोब और फर्नीचर की बात करते हैं, तो उसका कितना बजट होगा? वो भी लगभग 25 से 35% के आसपास होगा। क्योंकि सर वुडवर्क और मार्बल का ही होता है मेन। ठीक है ना?
तो अब यहां पर देखो for कि automation 3,000 also. करोड़ का 30% कितना होगा? लगभग 900 करोड़ का तो सिर्फ फर्नीचर और आपका वो बनने हैं, वार्डरोब्स बनने हैं। लगभग 500 करोड़ के किचन्स बनने हैं। अब जो बंदा लग्जरी सेगमेंट के अंदर होगा, मॉडुलर किचन अगर बनेगा 500 600 700 करोड़ के, अगर मार्बल के किचन्स मॉडुलर किचन्स बनने होंगे, तो इस सेगमेंट में प्रॉफिट्स कितने होंगे, मार्जिन्स कितने होंगे? 30-40% मान सकते हैं आराम से हम। Yes, yes. सिमिलर टाइप का 30-40% हम फर्नीचर एंड वार्डरोब्स के अंदर भी मान सकते हैं। क्या 30% में से जो है कोई जना आपको 10% मार्जिन देने के लिए तैयार हो जाएगा? आपके पास से क्लोज कंफर्म लीड आ गई उसके पास, जो कि जिसको चाहिए ही चाहिए। अब ये कैसे चाहिए ही चाहिए? जो मार्बल लगता है वो पहले लगता है, या मॉडुलर किचन पहले होता है, या फर्नीचर और वार्डरोब पहले होता है? Marble पहले first. मार्बल होता है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जब मार्बल खरीदा गया, मार्बल के बाद में मॉडुलर किचन और बाकी सारी चीजों का काम आता है। तो अभी जब मार्बल बिका है, तो इसका मतलब किचन की स्टेज में और इंटीरियर की स्टेज के अंदर फर्नीचर और उसकी स्टेज में आने में अभी कुछ महीने हैं। तो इसका मतलब उन लोगों के पास कुछ महीने का समय है मार्केटिंग करने का, इन्हीं लोगों को जिन्होंने अभी अभी मार्बल खरीदा है 500 करोड़ का। हेलो। ट्रू सर। अब अगर 500 करोड़ के किचन बनने हैं और 900 करोड़ के अगर वार्डरोब और फर्नीचर बनना है, तो अगर हम उसका 10-10% निकाल लेते हैं, तो 50 और 90 करोड़ होता है 140 करोड़ रुपए का मार्जिन या प्रॉफिट वो यहां से गेन कर सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जिसका रेफरेंस दिया सारे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, मगर अगर इन्होंने अच्छा रेफरेंस दिया, इनका टाइप अच्छा है, और जो बंदा है जिसके साथ टाइप करे वो भी अच्छा है, तो क्या हम 10%, 12%, 15% कन्वर्जन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज रेफरल बिजनेस है ये। रेफरल बिजनेस के अंदर कन्वर्जन 50, 60, 70% तक हो सकते हैं। मैं सिर्फ 15-20% मांग रहा हूं आपसे अभी। तो 140 करोड़ का 15%, 20% हो गया आपका 25-30 करोड़। सिर्फ मुंह हिलाने का, सिर्फ बात करने का, पूरी जान लगा करके, पूरी मेहनत करके, पूरी टीम लगा करके, पूरा फैक्ट्री सेटअप करके वो ला रहे हैं प्रॉफिट 50 करोड़ का, 40 करोड़ का। या सिर्फ बात करके, मुंह हिला करके ही उनको 25-30 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, या मिल सकते हैं, जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई और मजा आ गया? हेलो, मजा आ गया सर। मजा आ गया सर। कहते हैं सर, मैं ही वॉज कंप्लीटली बैफल्ड एंड ब्लोन अवे। कहते हैं कभी सोचा ही नहीं इस तरीके से। I'm going to give you a few seconds to absorb and soak it in and let it settle. Because पूरा गेम ही पलट जाता है इससे, पूरा गेम पलट जाता है इससे। क्योंकि अब से 5 मिनट पहले वो बात कर रहे थे कि यार अभी तो मार्बल बेच दिया, घर के अंदर मार्बल लगेगा, पता नहीं 10, 15, 20 साल में कब घर बनाएगा, पता नहीं उसके यारों दोस्तों को समझ में आएगा तो ये रेफरेंस देगा। कैसे मार्बल बेच दूं उसको? कैसे मैं बार बार बोलूं कि मार्बल खरीद ले, मार्बल खरीद ले? फिर उसको इस थॉट से लेकर के इस थॉट के ऊपर आना कि मैंने कहीं नहीं बोला कि तेरे को मार्बल ही हर बार बेचना है। से उसको एडिशनल 25 करोड़ का सिर्फ मुंह हिलाने का प्रॉफिट, सिर्फ मुंह हिलाने का प्रॉफिट 25 करोड़ का, which is highly probable, which is almost 50% of the entire profit he is making in the rest of the in his own business, in his own business, जिसमें इतनी मेहनत करके, इतने सेल्स के लोग, इतना प्रोडक्शन, इतना शोरूम, इतनी सिरदर्दी, इतना XYZ, उसके बाद 50 करोड़। यहां पे सिर्फ मुंह हिलाने के 25-30 करोड़। Is this amazing or what? अमेजिंग सर। और ये थॉट कैसे निकला, कैसे आया ये थॉट इवॉल्व होकर के? बिकॉज आई फाउंड ए पर्सन, आई फाउंड ए लाला जी हु वाज नॉट इवन अवेयर कि उसका लॉस क्लाइंट रेशो कितना है। एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ द डे दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे। तो हमने ना सिर्फ लॉस क्लाइंट रिएक्टिवेशन के बारे में बात करी, हमने ये भी बात करी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं
उनको कैसे कैसे क्या क्या और बेच सकता हूं। अगर आप इस थॉट प्रोसेस में स्टक अप हो कि यार एक बारी मैं आर्किटेक्ट हूं, घर बनवा तो लिया, मैं क्या उसको बेचूं, बार बार कैसे बोलूं कि मेरे से घर बनवा घर बनवा, अरे बनवा तो लिया उसने घर, ज्यादा से ज्यादा कभी भूले भटके कोई रेफरेंस दे देगा वो। हाँ। तो समझ में आया कि कैसे यस सर। एलसीआर कैन बी ए वेरी क्रिटिकल फैक्टर बट मोस्टली इग्नोर्ड वन। हेलो। हाँ, सो ट्रू सर। लेट इट सिंक। तो सामने वाले को लीड बेचनी है हमने, या जो है वो बाद में फिर बताता नहीं है कि भाई मैंने इनसे लिया नहीं लिया। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब ट्रस्ट डेफिसिट है, इसका मतलब एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो नहीं है, कैजुअल रिलेशनशिप है, एडहॉक रिलेशनशिप है। हाँ सर, एक्चुअल में किसी भी फंक्शनल नए नहीं, पे जाएंगे। हाँ। फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं है, एडहॉक और कैजुअल रिलेशनशिप है। मतलब इट इज कॉल्ड ए वन नाइट स्टैंड, इट इज नॉट काइंड ऑफ ए मैरिज। क्योंकि मैरिजेस आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट, वन नाइट स्टैंड्स प्रोबेबली आर नॉट। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? राइट सर, मोस्टली लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि भाई वो सामने वाला बताएगा नहीं बताएगा। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होगा कि उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो और आपका उसके ऊपर ट्रस्ट हो? इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? अरे बोलो। तो यही समझ नहीं आ रहा है, तो करने के बाद ही पता चलेगा कि भाई वो अरे कैसे। बहुत आसान है, अरे बहुत आसान है। मैं बोलूंगा, कहोगे सर बस इतना ही है, मैं कहूंगा हाँ बस इतना ही है। कहते हैं तो बहुत आसान है, हाँ बहुत ही आसान है ये। We should put a dedicated person. अरे आप ऑपरेशंस के अंदर घुस रहे हो, पहले स्ट्रेटेजी तो फॉर्मुलेट कर लो। आपको क्लियर होना चाहिए करना क्या है, कैसे करना तो फिगर आउट हो ही जाएगा। कैसे इज द पार्ट ऑफ ऑपरेशंस, क्या इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, यहां से स्ट्रेटेजी समझ लो मेरे से आप। ऑपरेशन में तो आप लोग सब एक्सपर्ट हो ही हो। तो कितना आसान है बताऊं, कितना आसान है? यस सर। Yes, बताइए सर। दो ही लोग हैं तो इसका अंदर ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा मेरे को। सर बताइए सर। बताओ सर, बताओ। अरे पिछले 10 कस्टमर के नाम डिटेल्स लेकर के दिखा दो उसको, जो पिछले 15 दिनों में, महीने में, 2 महीने में जिन्होंने आपसे बिजनेस करा है। बोलो इन लोगों ने मेरे से बिजनेस करा है, जा ले तेरे को दे दिया फ्री में, देख ले अगर तू कन्वर्ट कर सकता है तो। अगर उसने एक दो कन्वर्ट कर लिए, उसको समझ में आएगा रेगुलर फ्लो आपके साथ मिल सकता है। और उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर उसने गड़बड़ करी तो इतना वैल्यूएबल फ्लो आप बंद कर सकते हो। समझ में आई बात? राइट सर। कितना आसान हो गया। राइट सर। और इतना ही आसान है कि आप उसके पास जा रहे हो तो उसको आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे आएगा। उसको बोले ये ले 10 कस्टमर की लिस्ट है, पिछले महीने उन्होंने खरीदा था, ये बजट है इनका, अप्रोक्सीमेटली तेरे बिजनेस में ये बजट होगा, जा इनसे बात कर ले। तो प्रोबेबिलिटी है कि 10 में से एक आध को कन्वर्ट कर पाएगा वो, या 20 में से एक आध को कन्वर्ट कर पाएगा वो। अगर उसने एक कन्वर्ट कर लिया तो उसको लगा हाँ यार ये तो बहुत अच्छी वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। और अब आप उसको बताओगे कि मेरे पास हर महीने या हर साल ऐसे कितने कस्टमर्स आते हैं, और पिछले कितने सालों से आप इस बिजनेस के अंदर हो, और आप ऐसे कितने कस्टमर्स के साथ डील कर चुके हो, और आगे आने वाले में आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी और कितना बड़ा वैल्यू ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी बनेगा। जैसे कस्टमर दोबारा दोबारा लेता है तो वो फर्स्ट टाइम का उसमें वो बनेगा या रेगुलर का बनेगा? ये सारे के सारे जो है ना आपका और उनके ऊपर, आप कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट करते हो उसके ऊपर है। अब आप जो है ना सही डायरेक्शन में जाना शुरू कर रहे हो। अभी इससे पहले तो बोल रहे थे कि यार अभी तो बेच दिया, और क्या बेचूं, क्या क्या बेचूं, कितना कितना बेचूं, अभी तो बेच दिया। अब आपकी एटलीस्ट सोच उस डायरेक्शन में जानी शुरू हो गई, यार ये तो पली बारी भी खरीदेगा, फिर बार बार भी खरीदेगा, अब मैं क्या करूंगा।
तो इसके फिर से बड़े सारे तरीके हो सकते हैं, बट अभी मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा। अभी मेरा काम था एलसीआर वाले फैक्टर को आपके नोटिस के अंदर लेकर के आना, और उसकी वजह से आप कितनी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर रहे हो, आपका ध्यान वहां पर लाना और आपको सोचना शुरू कर देना, इस डायरेक्शन में फोर्स कर देना मैं। सो हैव आई सक्सेसफुली डिलीवर्ड द कॉन्टेक्स्ट टुडे? Yes, sir. हैव आई फोर्स्ड यू टू थिंक व्हाट यू हैव बीन Yes, मिसिंग sir. ऑल अलोंग? Yes, sir. Yes. Yes, Yes. and not just today. It is almost every time. There is some Yes, learning, new learning every time. Great, great, great. Thank you, thank you, thank you so much. Great, sir. Thank you so much. ग्रेट वेरी। तो आप लोग जो है ना, इन द मीनवाइल क्या करो, एक तो मैंने अभी आपको एक लिंक दिया है, उसको आप फटाफट से कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, और दूसरा जो है ना, मैं आपको एक अपना यूट्यूब का लिंक दे रहा हूँ, उसको आप सब्सक्राइब भी कर लो फटाफट से, सो दैट यूट्यूब के ऊपर मेरे 350 से ज्यादा वीडियोस हैं, एंड यू आर कंप्लीटली गोइंग टू बी ब्लोन अवे कि कितने पावरफुल वीडियोस हैं, कितनी पावरफुल स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने फ्री में सबके साथ शेयर करी हुई हैं। व्हाई आई हैव डन दैट? आई एम क्रेजी और व्हाट? नो, दिस इज माय वे ऑफ गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी। सो जैसे मैंने आपको आज बिना कुछ ब्लॉक करे, बिना कुछ लिमिटिंग करे, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि देखो ये ऐसे करोगे आपका धंधा बढ़ जाएगा। तो मेरे को बहुत बड़ी फीडबैक आता है, सर मैंने आपकी कोई वर्कशॉप अटेंड नहीं करी है पेड वाली, सिर्फ आपकी मैंने जो है वीडियो देखा था यूट्यूब के ऊपर, मेरे को 56 लाख का बिजनेस आ गया, मेरे को एक्सपोर्ट की नई लीड आ गई, मेरे को एक्स रिजल्ट आ गया, मेरे को वाई रिजल्ट आ गया, मेरे को जेड रिजल्ट आ गया। So that is how I want to help everybody. And thank you so much for waking up early in cold mornings and still joining the session. Thank you so much. Really appreciate your effort. And Thank I'll you see so you much, next sir. Saturday. Thank Bye you, bye. sir. Take Thank you. care. Have a great day. Bye. थैंक यू सर, बाय बाय। Okay, Ji. Bye.